जय भीम साथियों, दोस्तों, गणपति महोत्सव अब सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि पूरे देश में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गणपति महोत्सव के नाम पर ऐसे आयोजनों की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक ने की थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गणपति महोत्सव शुरू करने के पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या थी? आइए हम आपको बताते हैं। इसकी मुख्य वजह थी बहुजनों के आंदोलन को दबाना था और राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले के मिशन में अड़ंगा लगाना था। आगे इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे बाल गंगाधर तिलक ने गणपति महोत्सव के बहाने समाज सुधारों को रोकने की कोशिश की थी। आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 19वीं सदी का भारत जाति के हिसाब से बुरी तरह बटा हुआ था। ब्राह्मण सबसे ऊपर, शूद्र अति शूद्र समाज यानी दलित समाज बहुत बुरी हालत में था। शूद्र और महिलाओं की हालत पशुओं से भी बदतर थी। ऐसे मुश्किल वक्त में राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जैसा सितारा चमका, जिसने इस देश को दलितों के रहने लायक बनाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। ज्योतिबा फुले कहते थे कि इंसान और इंसान में जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। महात्मा फुले ब्राह्मणवाद के खिलाफ जबरदस्त आंदोलन चलाते हैं। वह शूद्र अति शूद्रों को अंधविश्वास से बाहर निकालने के लिए 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना करते हैं। महात्मा फुले ब्राह्मणों की सत्ता को चुनौती देते हैं। वह महिलाओं की शिक्षा पर जोर देते हैं। पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर 1848 में भारत में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोलते हैं। ज्योतिबा फुले ने 19वीं सदी के भारत में क्रांति लाकर रख दी थी। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह शुरू कराया, ब्राह्मण पुरोहितों के बिना शादी करने की शुरुआत की, बाल विवाह के खिलाफ कैंपेन चलाया। वो जगह जगह पोस्टर चिपकाते थे, कैंपेन करते, लोगों से बात करते थे। महिलाओं और बच्चों के लिए शेल्टर होम भी खोले। दलित पिछड़ों के लिए शिक्षा पर भी जोर दिया। महात्मा फुले के ये काम ब्राह्मणवादी सत्ता को खत्म करने का काम कर रहे थे। फुले का सत्यशोधक समाज की गतिविधियों ने पुणे के साथ साथ पूरे महाराष्ट्र के ब्राह्मणों की नींद उड़ा दी थी। ब्राह्मणों को लगता था कि अगर शूद्र और अति शूद्र पढ़ लिख लेंगे तो वे सवाल जवाब करने लगेंगे, महिलाएं भी शिक्षित हो जाएंगी, तो फिर उनकी दुकानदारी ही बंद हो जाएगी। ब्राह्मणों ने फुले को डराने धमकाने की खूब कोशिश की। महात्मा फुले को मारने के लिए उनके घर धोंडीबा जैसे हत्यारे को भी भेजा, जो कि बाद में ज्योतिबा फुले के ही अनुयायी बन गए। महात्मा फुले को घर से ही निकलवा दिया गया। समाज ने उनकी पत्नी यानी सावित्रीबाई फुले पर गोबर फेंका, लेकिन वो झुके नहीं। धीरे धीरे फुले का असर सिर्फ पुणे में नहीं रहा, बल्कि पूरे महाराष्ट्र और आसपास के सभी जगह दिखाई देने लगा। पुणे के ही नारायणपेट में बाल गंगाधर तिलक के अखबार केसरी का हेडक्वार्टर था। तिलक एक कट्टर ब्राह्मणवादी व्यक्ति थे, जो महात्मा फुले के सबसे बड़े आलोचक के रूप में जाने जाते थे। तिलक ने महात्मा फुले के आंदोलन को बदनाम करने, उन्हें अंग्रेजों का पिट्ठू साबित करने और हिंदू धर्म का दुश्मन दिखाने के लिए अपने अखबार केसरी और मराठा में लगातार लेख प्रकाशित किए। उनके बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखी। लेकिन इन सब के बावजूद भी महात्मा फुले का असर कम नहीं हो रहा था। ऐसे में बाल गंगाधर तिलक ने धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर लोगों को जुटाने की चाल चली। आज भी आप देखते हैं कि लोग धर्म के नाम पर स्थानों पर खींचे चले आते हैं, और 19वीं शताब्दी के आखिरी दशकों में भी कुछ ऐसा ही हुआ। बाल गंगाधर तिलक ने तब गणेश महोत्सव मनाने की शुरुआत की। तिलक ने लोगों को हिंदू धर्म के नाम पर लामबवत किया और गली मोहल्लों में धूमधाम से गणेश उत्सव मनाने लगे। इस बारे में महान स्कॉलर गेल ऑमवेट ने अपनी किताब कल्चरल रिवोल्ट इन ब्राह्मण मूवमेंट इन वेस्टर्न इंडिया के पेज नंबर 262 और 64 पर लिखती है। तिलक ने धार्मिक भीड़ को अपने राष्ट्रवादी एजेंडे से जोड़ने के लिए गणपति महोत्सव की शुरुआत की थी। इन मेलों में गीत गाने वाले लोग न सिर्फ अंग्रेजों और मुसलमान का मखौल बनाते थे, बल्कि समाज सुधारकों के बारे में भी ऊंट पटांग बोलते थे। तिलक महात्मा फुले को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और अक्सर अपनी अखबार केसरी और मराठा में उनके खिलाफ और उनके संगठन समाज के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें लिखते थे।
तिलक गणेश महोत्सव के नाम पर जुटने वाली भीड़ को महात्मा फुले और उनके संगठन के खिलाफ भड़काने के लिए खूब भाषण देते थे। पता नहीं क्या क्या बातें बोलते रहते थे, बहुत बुरी बुरी बातें बोलते थे। इस तरह उन्होंने धार्मिक जुलूस का इस्तेमाल अपनी ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए किया। अब मैं आपको राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले और बाल गंगाधर तिलक के बीच चलने वाले मतभेदों के बारे में भी बता देता हूं कि ऐसे कौन से मसले थे, किन किन मुद्दों पर उन दोनों के बीच में मतभेद था। और तिलक जो है वो महात्मा फुले को अपना दुश्मन मानते थे। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले कहते थे कि 4 वर्णों पर आधारित जाति व्यवस्था बहुत खराब चीज है और इंसानों के बीच में जाति भेद नहीं होना चाहिए। लेकिन तिलक चतुर्वर्णीय जातिवाद के कट्टर समर्थक थे। तिलक का मानना था कि जाति पर भारतीय समाज की बुनियाद टिकी है। जाति की समाप्ति का अर्थ है भारतीय समाज की बुनियाद को तोड़ देना, साथ ही राष्ट्र और राष्ट्रीयता को भी तोड़ देना। तिलक ऐसा मानते थे। इनका मुकाबला अगर आप देखेंगे तो जो राष्ट्रपिता फुले हैं वो कहते हैं कि जाति जो है वो बहुत खराब चीज है। महात्मा फुले जाति को असमानता की बुनियाद मानते थे और इसे समाप्त करने का संघर्ष कर रहे थे, आंदोलन चला रहे थे कि जाति व्यवस्था को खत्म किया जाए। जबकि तिलक ने फुले को राष्ट्रद्रोही कहा क्योंकि वो राष्ट्र की बुनियाद जाति व्यवस्था को तोड़ना चाहते थे। महात्मा फुले कहते थे कि ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जैसे वर्णों में बांट दिया। वो कहते थे कि जिस तरह से बाल काटना नाई का धर्म नहीं बल्कि धंधा है, कपड़े धोना धोबी का धर्म नहीं बल्कि धंधा है, उसी तरह से पूजा पाठ करना ब्राह्मण का धर्म नहीं बल्कि धंधा है। महात्मा फुले ब्राह्मणवादी जाति व्यवस्था के दुश्मन थे, जबकि तिलक को जाति व्यवस्था बहुत प्यारी लगती थी। तिलक कहते थे कि सभी जातियों को अपनी जाति का ही काम करना चाहिए, यानी चतुर्वर्ण के जातियों के हिसाब से लोगों को जो काम सौंपा गया है उन्हें वही काम करते रहना चाहिए। बाल गंगाधर तिलक ने महान और मातंग जैसी अछूत जातियों के स्कूलों में प्रवेश का पूर्णतया विरोध किया और कहा कि केवल उन जातियों का स्कूलों में प्रवेश होना चाहिए जिन्हें प्रकृति ने शिक्षा लेने के लायक बनाया है, यानी कि उच्च जातियों को, यानी तिलक दलित ओबीसी को इस लायक ही नहीं मानते थे कि उन्हें शिक्षा दी जा सके। वह सिर्फ ब्राह्मणों की सत्ता चाहते थे। वे चित्पावन ब्राह्मण थे और अपने ब्राह्मणवादी नजरियों को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीके के काम करते थे। महात्मा फुले कहते थे कि प्राथमिकी शिक्षा हर जाति के बच्चे के लिए अनिवार्य होनी चाहिए, लेकिन तिलक ने फुले के इस प्रस्ताव का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि कुनबी किसानों समाज के बच्चों को इतिहास, भूगोल और गणित पढ़ने की क्या जरूरत है। उन्हें अपने परंपरागत जातीय पेशीय को अपनाना चाहिए, यानी जो काम उनको दिया है वही करना चाहिए। आधुनिक शिक्षा उच्च जातियों के लिए ही उचित है, जबकि महात्मा फुले लड़कियों के शिक्षा पर खास जोर देते हैं, लड़कियों के लिए स्कूल खोलते हैं, लेकिन तिलक उसका कड़ा विरोध करते हैं। तिलक ने लड़कियों को शिक्षित करने का तीखा प्रतिरोध किया और इसके खिलाफ कैंपेन किया और लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना के विरोध में उन्होंने बकायदा आंदोलन भी चलाया। द प्रिंट पर प्रकाशित अपने लेख में डॉक्टर मुख्तार सिंह लिखते हैं कि तिलक ने महिला शिक्षा का पूरी क्षमता के साथ विरोध किया। परिमल वी राव ने अपने शोध पत्र में मुख्य रूप से तिलक के अखबार मराठा के हवाले से बताया है कि विष्णु शास्त्री चिपलुणकर और तिलक के नेतृत्व में कांग्रेस के कट्टरवादी धड़े ने 1881 से 1920 के बीच किस तरह बालिका विद्यालयों की स्थापना और हर समुदाय के लिए शिक्षा देने के प्रयासों का विरोध किया। इस कांग्रेस के कट्टरवादी धड़े के विरोध के कारण महाराष्ट्र में 11 में से 9 नगर पालिकाओं में हर किसी के लिए शिक्षा देने के प्रस्ताव किया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। इस राष्ट्रवादी शिक्षा की वकालत की, जिसमें धर्मशास्त्रों का अध्ययन और हुनर सीखने पर जोर दिया था। तिलक की लीडरशिप में कट्टरवादी धड़े का तर्क था कि पेशवा के शासन के दौरान महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। तिलक के यह विचार उनके अखबार मराठा की 15 मार्च 1885 के अंक में छपे हैं। महिला शिक्षा के विरोध में तिलक का तर्क था कि महिलाएं कमजोर होती हैं
और उनका काम सिर्फ संतान को आगे बढ़ाना है। इसलिए उनको शिक्षित करने से उनको पीड़ा होगी, क्योंकि आधुनिक शिक्षा को समझना उनके शक्ति से बाहर है। उनकी यह बात मराठा, जो उनका अखबार के 31 अगस्त और 1884 के अंक में छपी है, उसका रेफरेंस आप देख सकते हैं। यानी उस समय महात्मा फुले और तिलक के बीच लगातार द्वंद्व चलता रहा। ऐसा ही द्वंद्व आप बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच में भी देखते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी किताब कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया और गांधी, रनाडे और जिन्नाह में तिलक के इन समाज सुधारकों में अड़ंगा लगाने के बारे में विस्तार से लिखा है। वो उनको नायक नहीं मानते, उनको महान नहीं मानते, और जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर हैं वो बार बार ये बात कहते हैं कि इस देश में महात्मा आए और धूल उड़ाकर चले गए, लेकिन अगर असल मायनों में महात्मा है तो वह राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं। बाबा साहब ने जब 1920 में मूक नायक की शुरुआत की थी, डॉक्टर अंबेडकर के 15 दिनों में छपने वाला पाक्षिक अखबार निकाला था। तब उन्होंने पैसे देकर तिलक के अखबार केसरी में विज्ञापन भेजा था कि आप हमारे अखबार का विज्ञापन छाप दीजिए कि हमारा ये अखबार शुरू हो रहा है। लेकिन तिलक ने उनका वो विज्ञापन नहीं छापा, जबकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पैसे भी चुका रहे थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो बहुजन समाज से आने वाली मजबूत आवाजों के नेताओं के कितने बड़े विरोधी थे। तिलक जो हैं, सीधे सीधे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले, छत्रपति शाहूजी महाराज और बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ कैंपेन करते हैं, बुरा भला बोलते हैं और ब्राह्मणवादी विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेते हैं। तिलक ने आजीवन ऐसे कम किए हैं जिससे बहुजन समाज का नुकसान हो और समाज में जरूरी सुधार न हो सके। लेकिन भारत के सवर्ण इतिहासकारों ने बाल गंगाधर तिलक को महान राष्ट्रवादी नेता घोषित कर दिया। उम्मीद है इस वीडियो से आपको समझ आया होगा कि कैसे बाल गंगाधर तिलक जैसे कट्टरवादी ब्राह्मण ने बहुजनों के मुक्तिदाता महात्मा फुले का रास्ता रोकने के लिए धर्म का सहारा लेते हुए गणेश महोत्सव की शुरुआत की थी। असल में तो यह उत्सव बहुजनों की हकमारी करने का एक जरिया था। उसको रोकने के लिए उत्सव शुरू हुआ था, लेकिन अब बहुजन इसे ही जोर शोर से मना रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जो भी बहुजन इन त्योहारों को मनाते आ रहे हैं वो इसके पीछे का इतिहास भी समझेंगे और अपने जीवन में बदलाव लाएंगे, और अपने महापुरुष और महामहिलाओं के संघर्ष को याद करते हुए ये सब दिमाग में रखेंगे कि जो भी वो काम कर रहे हैं उसके पीछे की कहानी क्या है और क्या उनकी हकमारी करने के लिए काम तो नहीं हो रहा है। इस मसले पर आपका क्या सोचना है? ये वीडियो आपको कैसा लगा? तिलक और महात्मा फुले के बीच का जो संघर्ष है उस बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें जरूर बताएं, क्योंकि बहुत बार हम देखते हैं कि हम बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और गांधी के बीच के जो संवाद है, जो टकराव है, उसके बारे में तो बात करते हैं, लेकिन जो राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले हैं उन्हीं के समकक्ष जो बाल गंगाधर तिलक हैं, वह भी उसी तरह उनके साथ झड़प में थे, उनके साथ द्वंद्व में थे। मुझे लगा उस पर बात होनी चाहिए, इसलिए मुझे लगा कि अब चूंकि ये जरूरी माहौल है उसमें आपको ये बात बतानी चाहिए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप हमारी ताकत है। यदि आपको हमारे द्वारा बनाई गई ये वीडियो पसंद आई है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए रोजाना ऐसी ही वीडियो लाते रहें, तो हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करें। दिए गए QR कोड को स्कैन करके हमें आर्थिक मदद भेज सकते हैं, जो कि इस समय हमें इसकी बहुत ही आवश्यकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। इस चैनल पर मैं सिर्फ बाबा साहेब के जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी सभी जानकारी लेकर आता रहता हूँ। यदि आप बाबा साहब को पसंद करते हो और इनके बारे में और अधिक जानना चाहते हो तो हमारे अंबेडकर साहेब जी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।